आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो जी का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको इसमें चेंजिंग क्या होता है। यानी अर्थ से अगर कोई ऑब्जेक्ट एच ऊंचाई तक जाता है, यानी अर्थ से बोलेगा कि हाइट पर है, तो उसमें जी, जनरली जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जी इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल जो होता है बाई आर ई स्क्वायर, ये एम ही है, मास ऑफ अर्थ है। अब इसमें चेंजिंग क्या होता है, जब अर्थ से ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जी इंटू मास ऑफ अर्थ। एच हाइट गया तो आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। हाइट में जब अर्थ से ऊपर जाएगा तब, अर्थ से अगर डाउन गया नीचे, सपोज दैट एच डैश इसको मानते हैं, अर्थ से कोई हाइट नीचे गई तब जी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा जी इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ माइनस एच डैश। इन दो फार्मूले से आप स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग पोजीशन पर, अर्थ पर तो अर्थ का ये है ना, ऑन अर्थ है, ये ऑन द अर्थ, ठीक है, ये वैल्यू ऑन द अर्थ पर निकालते हैं आप। एबव द अर्थ ये हो गया, यानी एच हाइट तक एबव गया अर्थ से। बिलो द अर्थ यानी अर्थ से नीचे गया, जैसे कुआं वगैरह वेल वगैरह होता है उसमें नीचे चले या किसी चीज़ के अर्थ के नीचे जाता है, बिलो द अर्थ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। एबव द अर्थ एच हाइट तक गया, कोई हाइट दिया रहेगा आपको, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू तो जान रहे हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। जी का वैल्यू भी आपको बता चुके हैं, मास ऑफ अर्थ भी बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ के डाउन अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होगा, और अप जा रहा है अर्थ के अपवार्डली परपेंडिकुलरली वो अप जा रहा है, डाउन परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो उसके लिए तो जो आप पढ़े हुए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा आप पढ़े हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब आप डाउन आ रहे हैं अर्थ से तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी जा रहे हैं, यहाँ एक्सेलरेशन ये जी हो गया अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस कंडीशन में यू जो होता है ऊपर से नीचे जब जाता है, यू की वैल्यू 0 होती है और ये वी वेलोसिटी से जाकर अर्थ से टकराएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इस कंडीशन में इसमें चेंजिंग होगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। ये u तो 0 है, u जब 0 होगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी। अब इसके क्लियर, इसमें क्या चेंज होगा, h हो जाएगा अब हाइट, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर u 0 है तो आपका हो जाएगा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर सिंस u इज इक्वल टू 0। थर्ड आपका हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये 0 होगा तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh। यहाँ पे सिंस u इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं √2gh, यानी इसके स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रही है, ऊपर, तो कोई u वेलोसिटी से वो जा रही है, उसका वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है, और जहां पर जाकर रुकने के बाद फिर रिटर्न होती है, जहां पर जाकर स्टॉप होगी वहां पर आपका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगेंस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जा रहा है, तो उस कंडीशन में जहां जहां g है वहां माइनस हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस GT, यानी यहां पर आपका ऊपर क्या हो रहा है, 0। सेकेंड हो जाएगा आपका h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड जो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो एक स्टॉप जाकर वहां रुक जाती है, जितना हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड रहता है, उसके बाद वो फिर अर्थ का वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और फिर वो रिटर्न, तो जहां पर जाकर वो स्टॉप कर रही है वहां पर v वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल कोई वेलोसिटी से हम, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाना है। डाउन टू अर्थ है, अगर अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग में गिर रही है तो उसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और अपवार्ड्स जो परपेंडिकुलरली ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है कि सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m1 है, सपोज दैट, और इसके ऑर्बिट या रेडियस, यानी यहाँ से जो सेंटर है इस रेडियस में r में, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अर्थ का मास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जब हम फ्री फॉलिंग करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट के, तो अर्थ का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, 6 × 10⁻24 kg है, जबकि उस ऑब्जेक्ट का मास 50 kg या 100 kg, तो वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो जिसका इनर्शिया ज़्यादा है वो अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg। जब इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो इनके मास में बहुत का डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट बड़े बड़े हैं दोनों, जो हेवनली ऑब्जेक्ट हैं दोनों बड़े बड़े हैं, या यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, ये दोनों बड़े हैं। तो इनके बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ये जो सन है, यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन जिस फोर्स से इसको अटैक करता है तो इसको एक फोर्स देता है जो इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये फोर्स इधर परपेंडिकुलर होगा, है ना, जिसकी वजह से ये चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स F = होता है mv², इसकी एक वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, बाई रेडियस होता है। उसी तरह से मास ऑफ अर्थ आप जान रहे हैं 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ मून इक्वल टू होता है 7.4 × 10⁻22 kg। अब मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो अर्थ का मास इससे कुछ ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये मून जो है इसको एक फोर्स देता है, उसी को सेंट्रीपेटल, जिसकी वजह से मून जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो सेम चीज होगा इसमें भी, सेम चीज दोनों में केस है, ठीक है। ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट अपने से कम मास वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या लगा रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वह उसके चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है।
इसीलिए मून जो है मार्स का सैटेलाइट है, चक्कर लगाता है, और जितने प्लैनेट्स हैं जिनका मास सन से अलग अलग कम है, इसलिए जितने प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। जो नियरेस्ट है उसका रेडियस कम है तो उसको कम डे में एक सर्कल, एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। अब हमारा जो अर्थ है तो उसका रिवोल्यूशन क्या होता है, 365 डेज एंड हाफ डेज। कितना में करता है, अदर का और बड़ा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा। जितना दूर आप जो बनाते हैं सोलर फैमिली का, है ना, 8 प्लैनेट्स हैं जो आप बनाते हैं, तो जितने जो बॉटम पर होगा उसका रेडियस ज़्यादा है तो उसमें वहाँ पर ईयर जो है बहुत टाइम लगेगा। अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग ईयर है। जैसे अर्थ का तो हम लोग जान रहे हैं 365 डेज एंड हाफ डेज के करीब होता है। तो इस तरह से हर को ये ज़्यादा ऑब्जेक्ट, मास वाला ऑब्जेक्ट अपने से कम मास वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सेंटीपोटल फोर्स देता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, तो मून, वो उसको नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें चक्कर लगाता रहता है। और जितने 8 प्लैनेट थे उसमें अर्थ भी है, तो ये सन जो है उसको सेंटीपिटल फोर्स देता है, जिसकी वजह से वो चक्कर लगाता है। तो इस फार्मूले से आप उसका निकाल सकते हैं। किसी के लिए भी ये यूनिवर्सल फार्मूला है। उसका रेडियस दिया होगा, मास दिया होगा, जिसका चक्कर लगा रहा है, उसकी किस वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, यहाँ रखकर आप सेंटीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वेट के बारे में। वेट भी एक तरह का फोर्स होता है। जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट एम मास वाले ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स लगाती है, जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अर्थ की ओर जाता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है, तो उसको हम लोग वेट कहते हैं। तो वेट एक तरह का फोर्स है। तो वेट इक्वल टू एम इंटू जी होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि ये फोर्स है, तो एफ इक्वल टू है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप पढ़ चुके हैं, जी इंटू एम, मास ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट का ये मास है, बाई क्या होगा, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो वही चीज़ आ रहा है। तो अब ये, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू एम बाई आर ई स्क्वायर। इसके बिना पर भी आप निकाल सकते हैं वेट, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो अब एक चीज़ जान लीजिए, वेट और मास में डिफरेंस क्या है। मास किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट पर जाइएगा, आपका मास कांस्टेंट रहेगा, वो चेंजिंग नहीं होगा। वेट चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगता है उस पर डिपेंडेंट है। अब हम दो का यहाँ कंपेरिजन करेंगे, है ना, दो का यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे। ये इससे ये समझ में आ गया होगा कि वेट क्या है। वेट जो होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग अलग होता है। तो किसी भी पर्सन का वेट अलग अलग हेवनली ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मास वही रहेगा। मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि मास जो है आप जान रहे हैं कि इनर्शिया पर डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है उसका मास भी ज़्यादा है, जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम है उसका मास भी कम होता है। अब ये दो कंपेरिजन हम लोग जैसे करेंगे, मून, अगर कोई पर्सन जो है मून पर चला गया तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू होता है वेट ऑन अर्थ इंटू 1/6, यानी 6 से डिवाइड करिएगा, ये आपका आएगा। अब ये कैसे आता है, अब जैसे वेट ऑन अर्थ बाई वेट ऑन मून, दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं दोनों का। तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, जी कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास है उसका, मास ऑन अर्थ इंटू ऑब्जेक्ट का बाई आर ई का होल स्क्वायर, बाई यहाँ हो जाएगा वही जी है, मैंने बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, ये यूनिवर्सल है। मास ऑन मून
इंटू m, वही ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और यहाँ पर हो जाएगा रेडियस ऑफ मून। अब इन दोनों का कंपेरिजन जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज इससे कट जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम है, ये भी कट जाएगा, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, और ये फ्रैक्शन, ये वाला जो इसमें इंटू हो जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी आपका फाइनली जो आएगा मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब वैल्यू जो रखिएगा यहाँ पर जब आप निकालिएगा दोनों का कंपेरिजन करके, यहाँ पर जैसे मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ मून होता है 1.74, ठीक है, 0 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, इसका होता है मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻24 kg, और इसका रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। अब इसके बिना पर जब आप निकालिएगा, ठीक है, तो आपका ये ऊपर वाला अराउंड 6 आएगा, ये आएगा अराउंड 6, यानी ये चीज आएगा, आप निकालिएगा, ये हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये चीज आएगा आपका वेट ऑन अर्थ बाई वेट ऑन मून इज इक्वल टू होगा 6/1, इंटू करेंगे 6 इंटू वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ, तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m kg 1 kg है, अर्थ पर उसका वेट ऑन अर्थ यहाँ निकालिएगा, तो mg फॉर्मूला आप जान रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका g का वैल्यू 9 अब m यहाँ रखते हैं, m इंटू जी होता है, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको इंटू करिएगा तो 9.8 न्यूटन आएगा। अब इसी का हमको अगर अर्थ मास निकालना है तो 1/6 इंटू 9.8, इसके बिना पर आप निकाल सकते हैं। अभी 6 टाइम्स कम हो जाएगा, 6 टाइम्स कम होता है किस पर, मास ऑफ, यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ वही, ये इक्वल में, यहाँ पर आप इसको हम काटेंगे तो 3 होगा, ये हो जाएगा 4.9, 3 1 जा 3, इधर गया 3 6 जा 18, अब 1 आ रहा तो बार बार 3 आएगा, अराउंड 1.63 न्यूटन आएगा। किसी का भी अगर मास दिया है, अब बोल रहा है कि मास उसका वेट जो है मून पर कितना होगा, तो आप ये फार्मूला लगाकर या ये फार्मूला लगाकर सबसे पहले हमको वेट ऑन अर्थ निकाला, जो भी वैल्यू आएगा उससे 6 से डिवाइड कर दीजिए, तुरंत आपका उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का मून पर वेट पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग को थ्रस्ट पढ़ना है। तो थ्रस्ट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है पर परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, तो उसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है। यहाँ पर F = mg हो जाएगा या W = mg। अब वेट निकालना होगा तो उस ऑब्जेक्ट का मास जाएगा, g का वैल्यू 9.8 रख के इंटू करिएगा तो आपको थ्रस्ट निकलेगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। अगला हमारा प्रेशर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पहले समझ लीजिएगा। थ्रस्ट या फोर्स, ये थ्रस्ट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका SI यूनिट थ्रस्ट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और SI यूनिट जो है इसका न्यूटन होता है। SI यूनिट थ्रस्ट का न्यूटन होता है, SI यूनिट, क्योंकि ये फोर्स है परपेंडिकुलरली बस लग रहा है,
इसका न्यूटन होगा। और 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको बता चुके हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। प्रेशर क्या होता है? पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। लेकिन मोस्टली कंडीशन में प्रेशर का कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए प्रेशर जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, सर्टेन डायरेक्शन होने की वजह से है एक तरह का फोर्स ही ये भी, लेकिन ये जो फोर्स है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सर्टेन डायरेक्शन में नहीं होता है। ये कब देखा जाता है? जैसे हम लोग कोई आटा है या मिट्टी में पानी में मिला हुआ है, अंगुली को हम लोग पुश करते हैं तो वो सर्टेन डायरेक्शन में जाता है, इस कंडीशन में तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब आप एयर को बैलून में फिल करते हैं, ठीक है, या वाटर को फिल करते हैं पाइप में, तो वो चारों तरफ प्रेशर लगाता है, कहीं से भी वो फट सकता है, वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है डायरेक्शन का। या आप देखे होंगे कि इरिगेशन हम लोग करते हैं पंपिंग सेट से, तो उसमें लगाते हैं तो कहीं से भी थोड़ा सा उसमें होल हो जाता है पाइप में, तो आप कहीं से भी पानी फोर्स के साथ बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो उसमें चारों तरफ प्रेशर लगता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में नहीं लगता है। फोर्स तो हम ऐसे दे रहे हैं, लेकिन सर चारों तरफ फोर्स, इन सब दो कंडीशन की वजह से स्केलर क्वांटिटी होता है। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है, यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है पास्कल होता है, PA से डिनोट करते हैं। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, परपेंडिकुलरली अप्लाई होता है, तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन एरिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये प्रेशर के लिए है। थ्रस्ट और प्रेशर का रिलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है बायोइंट फोर्स। तो बायोइंट फोर्स से पहले जान लीजिए इसका हिस्ट्री क्या है। जो बायोंसी का प्रिंसिपल दिए उनका नाम था आर्किमिडीज, जो ग्रीस के रहने वाले थे। उनको जब वहाँ के किंग ने एक क्राउन पहनते थे जिसमें गोल्ड भी लगा हुआ था, उन्होंने बोला कि आप पता करिए कि मेरे क्राउन के अंदर कितना गोल्ड है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनको अपना एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में वो एक बार अपने बाथरूम में नहा रहे थे और उनके बाथरूम में बाथ टब था, बाथ टब में वाटर भरा हुआ था। अब उसमें जो वाटर में फ्लोट किए तो उन्होंने देखा कि उनके जो वेट है उसमें कमी का फील हो रहा है। इसी के बाद वो एक्साइटमेंट में, फिजिक्स का एक्साइटमेंट से भी रिलेशन है, यानी फिजिक्स में जो भी साइंटिस्ट हैं या साइंटिफिक व्यू रखते हैं, जब उनका रिजल्ट मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। तो वो उसी कंडीशन में, यानी बाथरूम में किस कंडीशन में आदमी रहता है, उसी कंडीशन में वो यूरेका बोलने लगे, यानी कहने का मतलब मिल गया। तो उसी को हम लोग, तो अब उस अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बायोंसी के लिए है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में या फ्लूइड में, है ना, पार्शियली या पूरी तरह से फ्लोट कर रही है, तो उसके वेट में एक डायरेक्ट कमी का फील होता है, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस्ड वाटर के या लिक्विड के या फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ वाटर है या लिक्विड है, ये ऑब्जेक्ट है, फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने जो वाटर को डिस्प्लेस किया, इसका वेट इसके वेट से ज़्यादा है, इसलिए फ्लोट करता है। अब वहीं पर एक मेटल लेते हैं, छोटा सा मेटल, और उसको हम वाटर में गिराते हैं, ये बॉटम में चला जाएगा। ये मेटल अगर हमने वाटर पर गिराया तो ये आकर बॉटम में गिर जाएगा। इसके पीछे रीज़न है कि इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। सरफेस एरिया बहुत कम होने की वजह से इसने बहुत से कम वाटर को डिस्प्लेस किया, और जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट इसके वेट से कम है, इसलिए ये मर्ज कर गया, डूब गया, सबमर्ज हो गया। लेकिन अब इसी मेटल को हमने क्या किया कि एक बोल
बना दिया पतला करके। अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसने ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया। तो ज़्यादा डिस्प्लेस किया तो जितना वाटर को डिस्प्लेस किया तो उसका वेट इसके वेट से ज़्यादा था, इसलिए ये फ्लोट करने लगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट क्यों किसी वाटर में सबमर्ज कर जाती है या फ्लोट करती है, इसका रीज़न है कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जितना वाटर डिस्प्लेस होता है, अगर वो डिस्प्लेस वाटर का वेट उस ऑब्जेक्ट से वेट से ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो उस कंडीशन में वो फ्लोट करेगी। अगर डिस्प्लेस वाटर का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट से कम होगा तो वो वाटर में सबमर्ज कर जाएगी। इसी पर बायोएंट फोर्स है। तो बायोएंट फोर्स में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है उसमें जो फोर्स लगता है वो अपवार्ड्स लगता है। इसलिए जब भी हम लोग पहली बार कभी स्विमिंग करने जाते हैं और स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो पहली बार वो वाटर इसी बायोएंट फोर्स से ऊपर हमको भेजता है। अब जिसको उसमें स्विमिंग करने आता है हाथ पैर मारकर वो स्विमिंग करना शुरू करता है। जो लोग डूबने के पीछे रीजन है कि फिर वो नीचे जाएंगे, फिर वो फेंकेगा, तो उस कंडीशन में उसके नाक और माउथ के थ्रू वाटर चला जाता है। अब उस कंडीशन में वो डूबना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा वाटर के अंदर प्रेशर तो हर तरफ से लगेगा, लेकिन ये जो है बायोएंट फोर्स अपवर्ड लगता है। इसीलिए आप देखिएगा, अब इसको कैसे हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो एक जो होता है बैलेंस होता है स्प्रिंग वाला, आप चेक कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बिकता है। ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया यहाँ पर इसमें बीच में एक स्प्रिंग लगी रहती है और एक एरो सिंबल से रहता है, या स्प्रिंग ये लगी हुई है इसके अंदर, और वेट का ये मेजरमेंट दिया रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है हुक। आप कैसे चेक करेंगे, पहले एक कोई भी टुकड़ा ले लीजिए पत्थर का या ईंट का या लोहे का और इसमें उसको लटका दीजिए। अब ये स्प्रिंग में क्या होगा, स्ट्रेन होगा, ये एरो अब यहाँ आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जितना भी उसका वेट शो कर रहा है उसको नोट कर लीजिए। फिर अब क्या करना है आपको, एक टब में वाटर रखिए, पूरा सिर्फ इसको टब के अंदर डुबाइए, वाटर में इसको डुबाइए। तो देखिएगा ये अब ये एरो यहाँ है तो ये एरो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, बायोएंट फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से उसमें कम होता है। अब ये कैसे चेक करेंगे आप, कभी कभी हम लोग नदी में भी नहाते हैं, ऐसे हमको स्विमिंग करने भी आता है, तो नदी में हम अगर कोई पत्थर का टुकड़ा या ईंट को उठाते हैं तो वो हल्का लगता है। वजह यह है कि हम क्या कर रहे हैं, अपवार्ड उठा रहे हैं और बायोएंट फोर्स भी अपवार्ड लग रही है, इसलिए हमारा काम हल्का लगेगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं तो यहाँ से अब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लगता है हमारे अगेंस्ट, इस वजह से वो वेटेड लगता है। वाटर में आप चेक कर सकते हैं इस दोनों को, इसको हम लोग बायोएंट फोर्स कहते हैं। जो किसी भी लिक्विड में अपवार्ड अप्लाई होता है उसको हम लोग बायोएंट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी जो होता है पर क्यूबिक मिलीलीटर पर क्यूबिक लीटर में जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उसी को डेंसिटी बोलते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट का जो भी मास होता है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी, तो डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर क्यूब होता है डेंसिटी का। ये स्टैंडर्ड है, ये वाटर का लिया जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है, जब भी किसी का हम कंपेरिजन करेंगे तो इसका डेंसिटी का यूनिट वॉल्यूम मीटर पर क्यूब में आप निकालते हैं, L/B/H पर, या किसी का भी निकालते हैं वही चीज़ है, L/B/H है, अलग अलग फार्मूला लगाया गया है उसके शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो केजी मीटर पर क्यूब होता है मास अपन वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसका डेंसिटी बोलते हैं। इसके बिना पर आप डेंसिटी निकालते, वॉल्यूम दिया है तो मास निकाल सकते हैं। ठीक है, मास और वॉल्यूम दिया है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, वॉल्यूम नहीं दिया है, डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी यहाँ पर वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग,
वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपन डेंसिटी हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब ये चेंज करने का तरीका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 kg के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर, सॉरी 1 लीटर के बराबर होता है। लीटर में रहता है ना वॉल्यूम लिक्विड का। उसी तरह 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर 1000 लीटर अगर आपको चाह रहे हैं कि उसको मीटर क्यूब में चेंज करें, अगर लीटर में दिया है तो 1000 से डिवाइड करिए, ठीक है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो उसमें भी 1000 से डिवाइड करिएगा तो लीटर में कन्वर्ट होगा। क्लियर हुआ। एक और चीज है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? एक स्टैंडर्ड डेंसिटी। स्टैंडर्ड डेंसिटी तो स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर, जो अभी मैंने लिखा है 1 kg मीटर पर क्यूब, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड वाटर का लिया जाता है। ओपन डेंसिटी ऑफ अदर मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी किसी स्टैंडर्ड डेंसिटी से अदर मीडियम के डेंसिटी का जब हम रेशियो निकालते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड एक वैल्यू आएगा, क्योंकि तो यहाँ पर भी डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब आएगा, यहाँ भी केजी मीटर, ये दोनों कट जाएगा तो आपको एक वैल्यू आएगा, लेकिन डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब आएगा। ये हुआ आपका ग्रेविटेशन में मेन टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक और है, शायद वहाँ एएमयू में चलता है, केपलर लॉ, वो एक हम आपको बता देंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, और उसके बाद साउंड। ये 1-2 दिन के अंदर सब खत्म कर देंगे आपको। उसके बाद न्यूमेरिकल, जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको कैसे सोल्व करना है, अलग अलग कंडीशन में न्यूमेरिकल में क्या दिया रहता है, कैसे हमको निकालना है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।